71 क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहे हैं एक होमोजीनियस स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड होमोजीनियस स्फीयर इज मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, पार्टली रोलिंग पार्टली स्लाइडिंग। मतलब प्योर रोलिंग नहीं हो रही है, प्योर रोलिंग नहीं हो रही, रोल कर रहा है बट प्योर रोल नहीं कर रहा है। ठीक है, रोल भी कर रहा है, स्लाइड भी कर रहा है। इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा तो हीट डेसिपेट हो रही होगी, और हीट डेसिपेट हो रही होगी तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहेगी। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, ये गलत होगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम हम डिस्कस कर सकते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम पे आपको ध्यान देना होगा। जैसे मान लिया इस तरह की एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये एक स्फीयर है, ये रोल भी कर रहा है और स्लाइड भी कर रहा है, मतलब चल भी रहा है और घूम भी रहा है, बट प्योर रोलिंग नहीं है। ठीक, तो अभी मैं अपने के लिए मान लिया मैंने फॉरवर्ड स्लिपिंग की कंडीशन ले ली है, स्लिप कर रहा है, पार्टली रोलिंग पार्टली स्लाइडिंग, स्लिप कर रहा है, वी बड़ा है मान लिया ओमेगा आर से, तो ये फॉरवर्ड स्लिपिंग कर रहा है, और फॉरवर्ड स्लिपिंग कर रहा है तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस पर बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये जो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ये लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं होगा, तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देखना चाह रहे हैं। ठीक, जैसे कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द प्लेन इज कंजर्व्ड। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट कंजर्व होगा कि नहीं, लेट्स इसका नाम ओ रख लेते हैं। तो इसके अबाउट कंजर्व हो सकता है, क्यों? क्योंकि इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, इसके सेंटर से नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, और सरफेस से ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा और ये mg लग रहा होगा, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है या नहीं है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है या नहीं है। अगर टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट के अबाउट कंजर्व हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और टॉर्क जीरो नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। क्लियर? तो ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो है, क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों फोर्सेस पॉइंट ओ से ही पास करते हैं, mg भी ओ से पास कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी ओ से पास कर रहा है, फ्रिक्शन भी ओ से पास कर रहा है। जब तीनों ही फोर्स ओ पॉइंट से ही पास कर रहे हैं तो इन तीनों ही फोर्सेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होगी, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी पार्ट। ठीक, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं कंजर्व रहेगी, क्यों? या टोटल काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं कंजर्व रहेगी, क्योंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन हीट डेसिपेट करेगा, हीट डेसिपेट करेगा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाएगा। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं कंजर्व रहेगी, सेंटर के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये जो फ्रिक्शन है इसका टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज ही होगा, तो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को इंक्रीज करेगा, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को ये इंक्रीज करेगा। जो सिचुएशन हमने दी हुई है इसके हिसाब से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को फ्रिक्शन का टॉर्क इंक्रीज करेगा, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को फ्रिक्शन का रिटार्डेशन डिक्रीज करेगा। ठीक, और टोटल काइनेटिक एनर्जी को भी क्या करेगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी को भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये हीट डेसिपेट कर रहा है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है क्योंकि फ्रिक्शन का टॉर्क उसी सेंस में है जिस सेंस में रोटेशनल मोशन हो रहा है, तो ये ओमेगा को इंक्रीज करेगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। बट फ्रिक्शन फोर्स का जो एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करेगा, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी को भी डिक्रीज करेगा। ये कैसे पता चला, सिंस ये काइनेटिक फ्रिक्शन है तो हीट डेसिपेट करेगा, और जो हीट एनर्जी आएगी वो डिक्रीज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। क्लियर? डी पार्ट में कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास इज कंजर्व। सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शन का टॉर्क है, टॉर्क है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। 72 स्फीयर कैन नॉट रोल विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। स्फीयर जो है वो बिना एक्सटर्नल फोर्स के रोल नहीं करेगा। किस तरह की सरफेस पे, ये पूछ रहे हैं, स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, रफ इंक्लाइंड सरफेस, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब जरा ध्यान से समझने वाली बात है, इसमें ध्यान से सुनना आपको। अगर मान लिया स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और स्फीयर को मैंने पहले से मान लिया प्योर रोल करा के छोड़ा है, मतलब पहले से v दिया हुआ है, पहले से ओमेगा दिया हुआ है, और प्योर रोलिंग कर रहा है, v इक्वल टू ओमेगा आर है। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर प्योर रोलिंग एक बार स्टार्ट हो गई, फिर चाहे सरफेस आपकी स्मूथ हो या रफ हो, प्योर रोलिंग मेंटेन रहेगी, प्योर रोलिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे v और ओमेगा को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, mg और नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहे होंगे, तो फ्रिक्शन हो या फ्रिक्शन ना हो,
ठीक है, फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे। तो एक बार प्योर रोलिंग अगर स्टार्ट हो गई है, प्योर रोलिंग हो रही है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो अगर रफ सरफेस भी होगी तब भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा और स्मूथ होगी तब भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो तब लगता है जब रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि रफ होगा तो फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो फाइनल बात फिर से समझ में आनी चाहिए आपको कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर बॉडी प्योर रोल कर रही है तो उसको किसी फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रिक्शन हो या नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब बात करते हैं इंक्लाइंड सरफेस की। ठीक है, ये मान लिया इंक्लाइंड सरफेस है और यहाँ पे एक बॉडी है, उसको मैंने प्योर रोल करा के छोड़ा है। इसको मैंने प्योर रोल करा के ऐसे इस तरह से छोड़ा, वी से चला रहे हैं उसको और ओमेगा से घुमा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंक्लाइंड सरफेस की जिसमें प्योर रोलिंग करा के छोड़ा है। अभी प्योर रोलिंग है, v इक्वल टू ओमेगा आर करके छोड़ा है। अब देखते हैं प्योर रोलिंग मेंटेन रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। अब इसमें होता क्या है कि एम के दो कंपोनेंट होंगे, इधर लगेगा एम जी कॉस थीटा और इधर लगेगा आपका ये नॉर्मल एक्शन से बैलेंस हो जाएगा इस तरह से, और इस तरफ लग रहा होगा आपका एम जी साइन थीटा। ठीक, अब होगा क्या वो समझना। ये जो एम जी साइन थीटा वाला फोर्स है ये वेलोसिटी को राइज कराएगा, और अगर आप चाहते हो प्योर रोलिंग होती रहे तो ओमेगा भी बढ़ना चाहिए, फिर तभी तो वी और ओमेगा आर बराबर हो पाएंगे। तो एम जी साइन थीटा सिर्फ वी को बढ़ाएगा और यहाँ पे कोई भी फोर्स ऐसा नहीं है जो ओमेगा को इंक्रीज कर सके, कोई भी फोर्स ऐसा नहीं है जो सेंटर के अबाउट टॉर्क प्रोवाइड कर सके, क्योंकि एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा और नॉर्मल रिएक्शन सभी सेंटर से पास कर रहे हैं। तो टॉर्क तो होगा नहीं, टॉर्क नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा नहीं, ओमेगा चेंज होगा नहीं। तो यहाँ प्योर रोलिंग जो है वो तुरंत खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एम जी साइन थीटा ने वी को तो बढ़ाया और कोई था नहीं जो ओमेगा को बढ़े। तो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड तो बढ़ रही है बट राइट हैंड साइड नहीं बढ़ पा रही, तो इक्वलिटी तुरंत खत्म हो जाएगी। तो इंक्लाइंड सरफेस अगर स्मूथ है तो उस पर प्योर रोलिंग मेंटेन नहीं रह सकती, तो इंक्लाइंड सरफेस को तो रफ होना ही पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ रह सकती है। ठीक है, प्योर रोलिंग करा के आपने छोड़ा है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्योर रोलिंग बिना फ्रिक्शन के मेंटेन रह सकती है, बट इंक्लाइंड सरफेस पे प्योर रोलिंग बिना फ्रिक्शन के मेंटेन नहीं रह पाएगी। ठीक है, बिना फ्रिक्शन के या बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए आपको। तो इसका आंसर क्या बनेगा? स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस, ए पार्ट। A thin bar of mass m and length l is free to rotate about a fixed horizontal axis through a point at its end. The bar is brought to horizontal position and then released. The angular velocity when it reaches the lowest point. ध्यान से समझना क्या हो रहा है। एक इस तरह का एक बार है, रॉड है एक, ठीक, और ये आपने यहाँ पे ऐसे हिंज करी हुई है और इसको रेस्ट से रिलीज कर दिया है, और ये इस तरह से स्विंग करती हुई ऐसे नीचे की तरफ आएगी। तो जब ये वर्टिकल स्टेट में आ जाती है, ठीक है, जब ये कौन सी स्टेट में पहुंच जाती है? वर्टिकल स्टेट में, लोएस्ट पोजीशन पे जब आ जाती है, तब आपको इसकी क्या निकालनी है? एंगुलर वेलोसिटी इसकी निकालनी है। इसका ओमेगा आपको फाइंड करना है, ये ओमेगा फाइंड करना है कि ओमेगा कितना होगा। ठीक है, तो तरीका क्या है वो समझो। इसमें लगेगा एनर्जी कंजर्वेशन। जब ये रॉड स्विंग करके नीचे आएगी तो इसका डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो इंक्रीज इन इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, वही हमें करना होगा। और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लेंगे इसका सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आएगा? तो रॉड की अगर लेंथ एल है तो सेंटर ऑफ मास आएगा L/2 नीचे, मास m मान ले रहे हैं। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी तो ये आएगा mg, स्मॉल m मास है, mg/L/2, ये डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है, इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या बनेगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या होगा? आई होगा आपका ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। m से m कैंसिल आउट हुआ, l से l कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो ये 3g/l का अंडर रूट, ये बनेगा आपका ओमेगा।
ठीक, कैलकुलेशन एक बार देख लेना। डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगाया हमने, इज इक्वल टू इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डालेंगे और आई डालेंगे एंड के अबाउट, और एंड के अबाउट होता है एम एल स्क्वायर बाई 3, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 गया, और ये कुछ कैलकुलेट करेगा कुछ आंसर बन जाएगा। ठीक, तो ये पूछ रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके इंडिपेंडेंट है, बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। ठीक, पहली बात मास तो आ नहीं रहा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास वाला जो है वही आंसर होने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ, तो ये समझ में आ रहा है, मास के इंडिपेंडेंट है और अंडर रूट एल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सो द आंसर इज बी पार्ट। सेवेंटी फोर, ए डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट ए स्मूथ हॉरिजेंटल एक्सिस, एक डिस्क है ये, ठीक है, और ये अपनी हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है, और एक पार्टिकल हमने डिस्क के टॉप पे फिक्स कर दिया है और हल्का सा पुश दिया और डिस्क घूमना शुरू हो गई है। तो जैसे जैसे ये पार्टिकल नीचे की तरफ आता जाएगा, इस पार्टिकल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और पूरे सिस्टम की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। जब ये पार्टिकल चलते 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 लोएस्ट पोजीशन पर होगा, तब इस पार्टिकल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और इस सिस्टम की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक, तो मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। रोटेशनल जैसे जैसे पार्टिकल नीचे की तरफ जाता जा रहा है, रोटेशन स्पीड उसकी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और स्पीड बढ़ती जाएगी तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आई इंटू ओमेगा से स्पीड बढ़ती जाएगी, तो आई इंटू ओमेगा करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो क्या कंजर्व रहेगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। दूसरा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब ये पार्टिकल कहीं यहाँ कहीं हो रहा हो, किसी पॉइंट पे होगा, यहाँ होगा, तो इस पार्टिकल का जो वेट mg है वो सेंटर के अबाउट टॉर्क प्रोवाइड कर देगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो पार्टिकल का वेट mg है वो सेंटर के अबाउट क्या प्रोवाइड कर देगा, टॉर्क। और जब टॉर्क लग रहा होगा तो एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व रह सकता है, तो वो नहीं हो पाएगा। 75th क्वेश्चन करते हैं। A rod of length L whose lower end is fixed along the horizontal plane starts to topple from the vertical position। कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ठीक है, इस तरह की एक रॉड है और अपने लोएस्ट पोजीशन पे हिंज है और ये ऊपर से ऐसे गिरना शुरू करेगी, इस तरह से ये गिरेगी। तो ये कह रहे हैं कि जब ये पूरा लोएस्ट पोजीशन पे आ रही होगी, हिट करने वाली होगी सरफेस को, बिल्कुल ग्राउंड के पैरेलल जैसी हो ही चुकी है बस, तो जो अपर एंड है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। तो इसको करने का वही तरीका है कि जब ये हिट करने वाली होगी तो इसको ओमेगा कितना होगा वो हम निकालें, क्योंकि ये प्योरली रोटेशनल मोशन है, अपने एक्सिस के अबाउट, हिंज के अबाउट प्योरली रोटेशनल मोशन में। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी करके हम निकालेंगे ओमेगा, और v इज इक्वल टू लगाएंगे ओमेगा इंटू एल। ओमेगा इंटू एल क्या हो जाएगा, v। तो पहले ओमेगा निकालते हैं, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई कितना होगा, आई होगा आपका एम एल स्क्वायर बाई 3, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज एम जी, एल की जगह क्या डालेंगे, एल बाई 2। तो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से जो ओमेगा आएगा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो जो ओमेगा आ रहा है वो वही आएगा 3g बाई एल का अंडर रूट। अब आपको एंड पॉइंट की अगर वेलोसिटी चाहिए तो वो हो जाएगा ओमेगा इंटू डिस्टेंस, दैट इज एल, ओमेगा एल होगी एंड पॉइंट की वेलोसिटी। तो यहाँ ओमेगा डालते हैं और एल की वैल्यू डालते हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3gl। सो योर आंसर इज ए पार्ट।